जब मैं अपने देश का फ्लैग लेके और जब मैं दौड़ रहा था और लोग मेरे देश का नाम देख के और इंडिया इंडिया जो स्पार्टाथलन है ये इतना स्पेशल क्यों है, लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। और अगर आपको भगवान से बात करनी है तो आप अल्ट्रा मैराथन करने लग जाओ। दिन में इतनी गर्मी होती है वहाँ पर जब आप जैसलमेर में रेस करते हो, रात में इतनी ठंड होती है कि माइनस में टेम्परेचर चला जाता है जी। और मुझे दूसरे देश की धरती पे तिरंगा लहराने का अवसर दिया। तो Hello everyone and welcome to Studento. Today we have with us a special guest, Mr. Pradeep Beniwal. जिन्होंने अभी स्पार्टाथलन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया। 246 किलोमीटर्स की जो अल्ट्रा रन्स है उसको कंप्लीट किया और डेफिनेटली ये हम सभी इंडियंस के लिए भी प्राउड मोमेंट है। सर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में किसी डिपार्टमेंट में मैनेजिंग के पोस्ट पर भी हैं। सो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करते हुए ये जो नेशनल रिकॉर्ड बनाना अपने आप में कितना बड़ा सेक्रीफाइस और डेडिकेशन मांगता है। सो आज हम सर से बात करेंगे, उनकी जर्नी जानेंगे और किस तरीके से जो रनिंग है वो एक लाइफ स्टाइल को चेंज कर देती है, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर हो एथलीट्स। प्रदीप सर, अभी आप स्पार्टाथलन में पार्टिसिपेट करके आए जो कि ग्रीस की धरती में 246 किलोमीटर की लॉन्ग आपकी रनिंग थी, जिसमें आप रनिंग कर रहे थे। तो इतनी लंबी जो रनिंग होती है तो आपके रनिंग करते टाइम एक ऐसा मोमेंट आया होगा जब आपका बॉडी या आपके माइंड ने भी आपको बोला होगा कि अब ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर आपने अपने आप को संभाला और नई स्पीड के साथ एक नेशनल रिकॉर्ड आपने बनाया। 246 किलोमीटर की जो रनिंग थी, मैराथन थी, अल्ट्रा मैराथन थी, उसको आपने कंप्लीट किया। इसके बारे में बताएं। देखिए, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 246 किलोमीटर जो अल्ट्रा रन है वो बहुत लंबी जर्नी है। उसमें बहुत बार आपको ये फील होता है कि आप आगे नहीं जा पा रहे हो, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, बट एट द सेम टाइम आपका माइंड उसको फोकस्ड करना पड़ता है फिनिश लाइन पर कि नहीं, जो भी तकलीफ़ें आएँ, जो भी परेशानियाँ आएँ, बट मुझे फिनिश लाइन पर पहुंचना है। ऐसा एक नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ जब मेरे मन में आया कि मैं थक गया हूँ, जो मेरी हाइड्रेशन स्ट्रेटजी है वो मेरा साथ नहीं दे रही है, वेदर मेरा साथ नहीं दे रहा है, कभी गर्मी ज़्यादा है, कभी ठंड ज़्यादा, कभी बारिश होने लगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक बार अपने दिमाग से किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको फिनिश करने के लिए ठान लेते हैं तो शायद दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती है उसको करने के लिए। तो मेरा माइंड बिल्कुल फोकस था और मुझे फिनिश लाइन के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तकलीफ़ें आई। 246 किलोमीटर मैंने 30 घंटे में किया। 30 घंटे तक लगातार दौड़ना, आप समझ सकते हो कि कैसा महसूस होता होगा। और 246 किलोमीटर कवर करा आपने जी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी डिस्टेंस है। अब 246 किलोमीटर अगर आप अच्छे व्हीकल से भी जाते हो तो 4-5 आवर्स लगते हैं ट्रैवलिंग करने में। देखिए, मेरा बहुत ही सिंपल मेथड है किसी भी जर्नी को कवर करने का। जैसे आपके एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी जर्नी लंबी लगती है तो आप उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं अपने रन को सेगमेंट्स में डिवाइड करता हूँ, उसको प्लान करता हूँ। 246 मेरे लिए 42 किलोमीटर की मैराथन को 6 बार करना था। मैंने अपना माइंड सेट उस हिसाब से सेट किया था कि जैसे ही मेरी एक 42 किलोमीटर की जर्नी फिनिश होती है तो मुझे वैसा लगे कि अभी तक तो मैंने दौड़ की ही नहीं है और मेरा नेक्स्ट सेगमेंट आ गया। ओके। तो ठीक वैसे ही आपके जो एस्पायरेंट्स हैं, मैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी जर्नी लंबी लग रही है तो उसको आप अलग अलग सेगमेंट में बनाइए और उस पर्टिकुलर सेगमेंट की अच्छे से प्लान कीजिए और आप उसको कॉन्कर कीजिए। 246 किलोमीटर आप एज ए इवेंचुअल पिक्चर देख रहे हैं, बट मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी उसमें बहुत सारी प्लानिंग थी। आपने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। मैंने 246 किलोमीटर को ऐसे प्लान किया जैसे कि मुझे रेगुलर प्रैक्टिस रन करता हूँ। अपने प्लान से मैंने उसके लिए गियर, अपने
शूज़, अपना हाइड्रेशन फ्यूल, वो सारी स्ट्रेटजी मैंने उसी हिसाब से बनाई। ऑल्दो वेदर के लिए हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, बट कई बार फोरकास्टिंग भी गलत हो जाती है। जी। बट प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, और मैं अपना जो थॉट है वो हमेशा डिफेंस है, डिफेंस के जो पर्सनालिटीज़ हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, उनसे हमेशा प्लान करता हूँ, उनसे हमेशा इंस्पायर होता हूँ। अगर उनको छोटा सा भी प्रैक्टिस सेशन करने के लिए जाना पड़ता है तो वो बहुत सारी अपने टूल्स, वेपन्स, प्रैक्टिसेस, ये सेशन कर चुके होते हैं। और डेली बेसिस पे अगर उनको कोई वॉर फ्रंट पे नहीं भी जाना होता तब भी अपने टूल्स, वेपन्स को वो हमेशा एक्टिव मोड में रखते हैं। ठीक वैसे ही मैं भी अपनी जो रनिंग जर्नी है, अपना जो अल्ट्रा रन है, कोई भी मेरा इवेंट है, उसकी प्लानिंग वैसे ही करता हूँ। और 246 किलोमीटर का रन मैंने वैसे ही प्लान किया था। 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 122 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 193 किलोमीटर, ऐसे मैंने सेगमेंट में डिवाइड किया और अपनी पूरी प्लानिंग उस हिसाब से की। राइट। आपने 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट बताई थी। अब ऐसे तो 4 हो जाती हैं। आपने एक तो शूज़ का ज़िक्र किया, गियर का ज़िक्र किया, देन हाइड्रेशन और वेदर का। सो अभी शूज़ का तो ऑलमोस्ट लोगों को समझ आ गया कि शूज़ बहुत सारे ऐसे जो रनिंग में हेल्प करते हैं, या नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ होने चाहिए। अगर स्पेसिफिक कोई शूज़ रनिंग के लिए होते तो आप वो बता सकते हैं। देन जो गियर की बात कर रहे हो आप, वो क्या चीज़ है? क्योंकि जो आई थिंक रनिंग से रिलेटेड उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो उनके लिए एक नई चीज़ हो सकती है, नया वर्ड हो सकता है। देखिए, मैं नेचुरल रनिंग को प्रमोट करता हूँ। ओके। जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, मेरे फादर आर्मी में थे, और जो मैं झज्जर हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, कंट्री साइड एरिया है। बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल है वहाँ पर। ब्रांड स्पेसिफिक मैं कभी भी नहीं रहा। किसी ब्रांड को स्पेसिफिकली प्रमोट करना या किसी ब्रांड को यूज़ करके ही अपना रिज़ल्ट चेंज करना, वो मैंने कभी नहीं सोचा, और ना ही मैंने कभी उसको अपनाया अपने ट्रेनिंग मेथड में। आपको लगता है कि ये जो ब्रांड्स के शूज़ होते हैं, या पर्टिकुलरली बड़े बड़े एथलीट्स प्रमोट कर रहे होते हैं जिन शूज़ को, जो रनिंग के लिए बोला जाता है कि ये बेस्ट है, तो वो सच में बेस्ट होते हैं, या फिर जो बेसिक शूज़ चाहिए होते हैं वही? नहीं, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि डेफ़िनेटली जो स्पोर्ट्स ब्रांड्स हैं, वो अलग अलग कैटेगरी के शूज़ बनाते हैं। रनिंग, बास्केटबॉल, टेनिस, यस, फुटबॉल, बैडमिंटन, हाँ। डेफ़िनेटली वो उन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही होते हैं। उनमें टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट भी होता है, बट एट द सेम टाइम वो आपके रिज़ल्ट को 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको कंफर्ट दे सकते हैं। उन लोगों का क्या जो वो ब्रांड परचेज़ ही नहीं कर पाएंगे। सिंपली हमें ये सोचना है कि जो गियर हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, ना कि वो हमारा बेस है। हम्म। हमारी जो बेस है वो हमारे प्रैक्टिस सेशन है, जो रेगुलर बेसिस पे जो हम डेली मेहनत करते हैं। जब सब लोग सो रहे होते हैं और हम दौड़ रहे होते हैं, वो हमारा बेस है। रनिंग फ्यूल, रनिंग गियर, वो आपको सपोर्ट करते हैं, बट वो आपका बेस कभी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, एक किसी भी रनिंग इवेंट में 100 लोग दौड़ते हैं, 100 के 100 लोगों के पास में सेम शूज़ कभी नहीं होते हैं। हमारी सोसाइटी में भी लोगों का अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटस है। सो मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा कि किसी ब्रांड का कोई पर्टिकुलर शू पहनने से आपका रिज़ल्ट अच्छा आता है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस लगातार करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, वो मोटिवेशन और अट्रैक्शन से हमेशा ऊपर रहती है। डेफिनेटली। आपने मेरे से पूछा कि वेदर आपको कितना हाँ जी। इफ़ेक्ट करता है। डेफिनेटली वेदर इफ़ेक्ट करता है। किसी भी रेस में, किसी भी इवेंट में वेदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बट एट द सेम टाइम मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि जो आपकी कंसिस्टेंट ट्रेनिंग है, वो अगर आपने बहुत अच्छे से की है, तो वेदर आपको कहीं पर भी नहीं रोक सकता। वो आड़े आ सकता है, कुछ तकलीफ़ें ज़रूर आएंगी। वेदर अगर बारिश हो रही है, आप भीग जाओगे, बट आपको वो रनिंग करने से मना नहीं करेगा। गर्मी लग रही है, आप अपना हाइड्रेशन उस हिसाब से प्लान करो कि आप उसको ओवरकम कर पाओ। टेम्परेचर डाउन चला गया है, आप अपने रेस की प्लानिंग उस हिसाब से करो कि हाइड्रेशन पॉइंट पे आप अपने
उस हिसाब के नाइट गियर रखो जो आपको आपके डिस्टेंस को कवर करने में रुकावट ना डाले। राइट। सो मैंने पहले भी मेरे एक इंटरव्यू में कहा था कि वेदर कभी ख़राब नहीं होता, हमारी ट्रेनिंग में ही कुछ कमियां होती हैं। सो हमें अपनी ट्रेनिंग को ही हमेशा फोकस्ड रखना चाहिए और हमें अपना गोल सेट करना चाहिए। ओके, सो अल्टीमेटली जो ट्रेनिंग है वो आपकी जो रियल मैराथन है उससे नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। रियल अल्ट्रा रन, हाँ। मैराथन अल्ट्रा रन, देखिए बेसिकली रेस डे वाले दिन आपके लिए कोई रेस्क्यू टीम या कोई एडिशनल सपोर्ट नहीं आ पाता। उस दिन भगवान उतर के नहीं आ जाएंगे आपको हेल्प करने के लिए, आपको ही अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। और आप अपनी हेल्प कब कर पाएंगे? जब आपने वो प्रैक्टिस सेशन किए होंगे, जब आपने उस स्पीड को, उस डिस्टेंस को अपने ट्रेनिंग में फेस टू फेस आपने डील किया होगा, तब आप कर पाएंगे। ओके, जो स्पार्टाथलन है ये इतना स्पेशल क्यों है? लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, और ये इस पर्टिकुलरली अल्ट्रा रन में कितने लोग पार्टिसिपेट करे थे? और जैसे 246 किलोमीटर की रेंज थी, तो ये कैसी रोड होती है? क्या चेक पॉइंट्स होते हैं? कैसे जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है वो कैसे ऑपरेट करती है इसको पूरा, सो दैट कि जो भी एथलीट्स हैं पार्टिसिपेंट उनका प्रॉपर डाटा रख सके? क्योंकि 246 किलोमीटर बहुत लंबी रास्ता हो जाती है। क्रिकेट का स्टेडियम नहीं है जहाँ पे कि सारे कैमरा एंगल लगा दो और प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो जाए, सो दैट कि जो फाइनल रिजल्ट है या जो एथलीट्स हैं उनको कि उनका कौन सा पोजीशन आया और क्या चीज़ें रही हैं। देखिए जो स्पार्टाथलन है वो बहुत बड़ी एक हिस्टोरिक रन है। अराउंड 490 बीसी में वॉर ऑफ मैराथन से पहले एक फिडिपिडीज नाम के मैसेंजर एथेंस से स्पार्टा गए थे हेल्प मांगने के लिए, और उस पर्टिकुलर स्टोरी को रिपीट करने के लिए और उस ग्रीक कल्चर को रिपीट करने के लिए ये रन की जाती है। इस बार ये 43rd एडिशन हुआ था स्पार्टाथलन का जी। 1986-87 के आसपास कुछ आर्मी ऑफिसर्स थे जिन्होंने ये टेस्ट किया कि क्या वाकई में पॉसिबल है कि 246 किलोमीटर की जर्नी कोई भी ह्यूमन 36 आवर्स में कवर कर सकता है या नहीं कर सकता। और 3-4 लोगों ने ये अटेम्प्ट किया और उन्होंने ये किया। तब से ये हर साल सितंबर में मनाया जाता है। एथेंस से स्टार्ट होती है और स्पार्टा तक ये रेस जाती है, और 246 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, जो कि रोलिंग हिल है, थोड़ा फ्लैट है और माउंटेन बेस्ड ट्रेल्स हैं इसमें। ओके। एंड आफ्टर 160 किलोमीटर इसमें एक हाई एलिवेशन भी आता है जिसमें आपको एक माउंटेन को क्लाइंब करना होता है। और पूरी जर्नी जो ये है एथेंस से स्पार्टा, ये आपको 36 आवर्स में करनी होती है। एंड मज़ेदार बात एक ये है कि इसमें 70 to 75 चेक पॉइंट्स होते हैं। आपको हर चेक पॉइंट पर एक टाइमलाइन में पहुंचना है। अगर आप उस टाइमलाइन को नहीं मीट कर पाते हैं तो आपको रेस से एलिमिनेट कर दिया जाता है। ओके। सो अक्रॉस द वर्ल्ड इसमें जो अल्ट्रा रनर्स हैं, पूरे वर्ल्ड के जो टॉप अल्ट्रा रनर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसको क्वालिफाई करने के लिए भी बड़े टफ़ क्वालिफाइंग टाइम्स हैं। मैंने 100 माइल्स की एक रेस करी थी जैसलमेर से लोंगेवाला, जो कि मैंने लगभग 18 घंटे 50 मिनट में किया था। उस रेस से मैंने इसको क्वालिफाई किया। इंडिया से हम 4 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से एक मैं हूँ। करीबन 400 लोग इसमें सेलेक्ट हुए थे इस रेस को करने के लिए। जी। बहुत सारे यूरोप में और दूसरे कंट्रीज़ हैं जो इसके लिए नेशनल रिप्रेजेंटेशन भी भेजते हैं अपनी, और पूरे साल वो इस इवेंट की तैयारियां करते हैं। ऑलमोस्ट ये रनिंग का माउंट एवरेस्ट है। रनिंग का माउंट एवरेस्ट मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि
246 किलोमीटर की जर्नी है, इतनी लंबी जर्नी है, उसमें आप दिन की गर्मी देखते हो, रात की ठंड देखते हो, बारिश भी आती है। तो सो इसमें कॉन्टिन्यूअसली आपको 36 आवर रनिंग करना है। सो बेसिकली नींद आ रही है, कुछ भी खाने पीने का, देखिए पीने इसमें का तो आपने बताया कि चेक पॉइंट्स हैं वहाँ देखिए पे हो जाता इसमें क्या होता है कि ये रेस एथेंस से स्टार्ट होती है सुबह 7 बजे सैटरडे को, है। और स्पार्टा में ख़त्म होती है अगले दिन शाम के 7 बजे। सो जब आप स्टार्ट लाइन से अपनी रेस स्टार्ट कर देते हैं तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। हर 4-5 किलोमीटर पर आपको हाइड्रेशन पॉइंट मिलते हैं, आप स्नैकिंग ले सकते हो, अपना खाने पीने का सामान जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हो। उसमें छोटे मोटे स्नैक्स, बनाना, चिप्स, कोक, कॉफ़ी, ये सब रखा रहता है। एंड जो मेजर चेक पॉइंट्स हैं वहाँ पर आपको लाइट फूड भी मिलता है। 80 के आसपास मिलता है, 80 किलोमीटर के आसपास आपको 160 किलोमीटर पे सूप, कॉफ़ी और राइस वगैरह ये सब मिल जाते हैं। सो मेजर चेक पॉइंट पे आपको लाइट फूड मिलता है, बाकी हर 4-5 किलोमीटर पे आपका बनाना, चिप्स, जैसे मैंने बताया, लाइट स्नैकिंग रहती है। बट एक बार आपका टाइम स्टार्ट हो गया तो आपकी रेस स्टार्ट हो गई। सो दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू हाउ यू कवर दिस। बट ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि आप बीच में सो जाएं या आपको रेस्ट करना हो, बिकॉज अगर आपको वाकई में कुछ अपना टारगेट आप कैरी कर रहे हैं ये रेस फिनिश करने के लिए, सो आपके माइंड पर एक प्रेशर रहता है कि मैं अगले चेक पॉइंट को कितना जल्दी क्रॉस करूं, राइट। कि कहीं आपको जो रेस अथॉरिटीज़ हैं वो बीच में रेस से बाहर ना कर दें। सो आपको कंटिन्यूसली ही रखना पड़ता है। सो मैं अपने बारे में बताऊं तो 122 किलोमीटर के आसपास मैंने 25 मिनट्स का ब्रेक लिया था, जिसमें मैंने अपने गियर्स और ये चेंज किया था। 160 पे मैंने 45 टू 50 मिनट्स का ब्रेक लिया था, जिसमें मैंने सूप लिया था, अपने जो नाइट गियर्स है वो चेंज किए थे क्योंकि ठंड काफ़ी हो गई थी, बारिश आने लग गई थी। ओके। सो इस तरीके से होता है। ये काफ़ी कह सकते हैं स्ट्रगल इसमें बहुत कूट कूट के दिख रहा है कि काफ़ी सेक्रीफाइस करने पड़े आपको ये पूरे अल्ट्रा रन में, है ना? और आपके देखिए ऐसा है कि ड्यूरिंग द रेस 3 से 4 बार मैं इमोशनल भी हुआ हूँ इसमें। ओके। मेरी आंखों से आंसू भी आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था जी। और मेरे जितने भी गियर हैं उनमें कंट्री का नाम भी मेंशन था, वो विजिबल था। तो मैं वहाँ अपने लिए नहीं भाग रहा था, मैं अपनी फैमिली के लिए नहीं भाग रहा था, मैं कंट्री के लिए भाग रहा था, अपने देश के लिए भाग रहा था। तो एक तो ये प्राइड मैं कैरी कर रहा था कि मैं इंडिया के लिए भाग नेशनलिज्म रहा का हूँ। प्राइड, राइट। दूसरा वो चैलेंजिंग कोर्स। सो ये जितने इमोशंस होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आंखें नम हो जाती हैं। सो 2-3 बार ड्यूरिंग द रेस ऐसा हुआ, बट एक समय ऐसा भी आया जब मैं इमोशन लेस फील कर रहा था, मेरे पास कोई इमोशन ही नहीं थे, क्योंकि आपकी बॉडी पूरा गिव अप कर देती है। और जब आपकी बॉडी गिव अप कर देती है तो फिर आपके माइंड का रोल आता है उसमें। शुरुआत से आप एथलीट नहीं थे, बट ये जो रनिंग का जुनून है वो कैसे स्टार्ट हुआ? ये शायद बचपन से ही शुरू हुआ। हाँ। मेरे फादर आर्मी में थे, तो जब भी छुट्टी आया करते थे तो हमें दौड़ करने के लिए लेके जाते थे खेतों की तरफ, और जितने भी हम भाई बहन थे सबको ट्रैक सूट पहना के और दौड़ाते थे। फंटास्टिक। सो हरियाणा में आपको पता ही है कि दौड़ने का, खेलने का ये कल्चर है, ये एक जनरल कल्चर है। जी। ऐसी ही लाइफ जीते हैं हरियाणा के लोग। हाँ जी। उसके बाद मैं मिलिट्री स्कूल में गया। मिलिट्री स्कूल में बेसिकली डिफेंस पर्सनल के जो किड्स हैं वो पढ़ते हैं वहाँ पर। सो उस स्कूल में रैगिंग भी होती थी। सो रैगिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होता था, रनिंग करवाना और थोड़ा बहुत रगड़ा देना, फ्रंट रोल करवाना, ये सब शामिल होता था। जी। कई बार ऐसे भी रैगिंग होती थी कि 2 किलोमीटर भाग के आओ, जो फर्स्ट 3 आएंगे उनको हम रखेंगे, फिर भगा देंगे, और आपस में जो ग्रुप है उसको भी चेंज कर लेते थे हमारे सीनियर। सो शुरू में तो ये बड़ा ही
ट्रबल लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बट धीरे धीरे मुझे लगा कि ये मेरी आदत बनती जा रही है। जब मैंने अपनी एकेडमिक क्लियर करी तो धीरे धीरे मैं इस पूरे सिस्टम को पूरे इस रूटीन को मैं अडॉप्ट कर चुका था। बट कहीं ना कहीं जॉब्स के चक्कर में अपने एग्ज़ाम्स के चक्कर में ये चीज़ कहीं छूटती जा रही थी जी। बट कहीं ना कहीं जब भी मैं फ्री होता था फुटबॉल खेलना, रनिंग करना, गांव में भी, शहर में जब मैं आया तो यहाँ पर भी रनिंग करते रहना, पार्क में चले जाना, वहाँ रनिंग करते रहना, तो ये बेसिकली रूटीन का हिस्सा हो गया। जी। इन 2016 मेरा फ्रैक्चर हुआ और मेरा लेफ़्ट नी का पैटेला फ्रैक्चर हो गया। सो मैं 3-4 महीने तक मैं प्लास्टर के साथ में ही रहा बेड पर। सो जब आप बिस्तर पर पड़े रहते हो एक नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है जी। आपका, आप लेथार्जिक सा आपको लगता है, आप वॉक नहीं करते हो, जो खा रहे हो आप डाइजेस्ट नहीं होता। सो एक पूरा एक लो माइंडसेट मेरा हो गया था। उससे रिकवर करने के बाद मैंने एक 10 किलोमीटर की कोई रेस हो रही थी जहाँ पर मैं रहता था दिल्ली में, उसमें पार्टिसिपेट किया और वहाँ से जो मेरा माइंडसेट है वो पूरा चेंज हुआ। जब दूसरे रनर्स जिनके साथ भाग रहा हूँ, कॉम्पीट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर होने लगा कि कुछ तो है इस स्पोर्ट्स में, कुछ तो मज़ा है। सो मैंने ये चीज़ देखा कि मैं कोई भी रन करता था तो उसके बाद मेरा माइंडसेट बिल्कुल ही अलग हो जाता था। रन से पहले अ, मुझे लगता था कि मैं कुछ डाउन फील कर रहा हूँ, थॉट्स ऐसे आ रहे हैं, बट रन के लिए निकल जाता था तो मुझे कुछ पॉजिटिव लगता था। फिर मैं आपको एक इसके लिए कोट भी बताता हूँ, कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर आपको आपका डे चेंज करना है, अगर आपको अपना डे अच्छा बनाना है तो आप एक रन कर लो, और अगर आपको लाइफ अपनी चेंज करनी है तो आप मैराथन कर लो, और अगर आपको भगवान से बात करनी है तो आप अल्ट्रा मैराथन करने लग जाओ। मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें अपने आप ही नेचुरली होती गई कि मैं पहले रन करने लगा, फिर सोलो रनिंग से मैं ग्रुप रनिंग में आया। 2018 में मैं गुड़गांव आया दिल्ली से। 2020 में मैंने एक रनिंग ग्रुप को ज्वाइन किया, मेरे लाइक माइंडेड लोग थे उनको ज्वाइन किया जिनको रनिंग अच्छी लगती है। उसके बाद हाफ मैराथन, मैराथन, अल्ट्रा रन, सो ये ऐसे ही हो गया। दैट्स अमेजिंग। आप झज्जर गांव से बिलोंग करते हैं और आप एडवोकेट थे और इसी के साथ आप कॉरपोरेट एम्प्लॉय भी रहे हैं, तो ऐसा क्या गुस्सा था या जुनून था जो आपको अल्ट्रा रनिंग के लिए प्रेरित किया, फिर मोटिवेट किया, या फिर कह सकते हैं जो आपने स्पार्टाथलन में पार्टिसिपेट किया? टू बी फ्रैंक मैं बहुत ही एग्रेसिव था और मुझे गुस्सा बहुत आता था, क्योंकि स्टार्टिंग से जिस एनवायरनमेंट में रहा हूँ, फादर आर्मी में थे, तो छोटी छोटी चीज़ों पे डांट तो पड़ी जाती थी। और फिर मिलिट्री स्कूल में गया। सो जो मेरा एग्रेशन था, कहीं ना कहीं मैंने देखा कि जो रनिंग है वो उसको कंज्यूम कर रही है, और कोई भी रन करने के बाद, कोई भी लॉन्ग रन करने के बाद मेरा जो एग्रेशन है ख़त्म होके, और मैं बहुत ही कूल, बहुत ही काम पर्सनैलिटी अपने आप को फील करता हूँ। सो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव चेंज ओवर रहा मेरे लिए। मुझे लगा कि जब मैं एक रन से और इतना फील करता हूँ तो मैं लगातार, अगर इसको मैं अपनी हॉबी बना लूँ। पहले बाई चांस मैंने इसको किया, स्कूल टाइम पर था, रगड़ा होता था या पनिशमेंट मिलती थी तब भागते थे, तो बाई चांस था वो। बट बाई चॉइस अगर मैं इसको बना लूँ तो कितने सारे चेंजेस हो सकते हैं। सो मैंने रनिंग को बाई चॉइस कर लिया और मैंने देखा कि मेरा जो एग्रेशन है वो इसमें रिलीज़ करके, और मेरी पर्सनैलिटी पूरा एक डिफरेंट रोल में आ रही है, जो कि मुझे हमेशा सबको सुनकर रिस्पॉन्स करना और अपने किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी टारगेट को अचीव करना, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ। आपके एथलीट कैरियर में कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जो काफ़ी फैंटास्टिक या फिर मेमोरेबल रहा हो, या फिर हम कहें चैलेंजिंग रहा हो, जिसको आप शेयर करना चाहें? ऐसे मूवमेंट तो बहुत सारे हैं, बट कुछ रेसेस हैं
मेरे करियर में जो हमेशा मतलब मुझे बहुत ही फैसिनेट करती हैं, एक सीरीज़ है हेल रेस सीरीज़। उसमें डिफरेंट डिस्टेंस होते हैं, 50 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, अलग थ्रू आउट द नेशन वो अलग अलग प्लेसेस पर अपनी रेसेस करवाते हैं। हेल रेस सीरीज़ के नाम से अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा। तो उनके जो कोर्सेज़ होते हैं वो मुझे बड़ा फैसिनेट करते हैं, क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग कोर्स होते हैं वो। उसमें बॉर्डर रन है, जैसे मैंने बताया कि स्पार्टाथलन को मैंने उसी से क्वालिफ़ाई किया। जो बॉर्डर रन है वो बहुत ही फैंटास्टिक रन है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि 1971 में भारत-पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई, एक पोस्ट है वहाँ पर लोंगेवाला। 120 जवान, पंजाब रेजिमेंट के 23वीं बटालियन के जवान थे 120, उन्होंने पूरी रात उस पोस्ट को सँभाल कर रखा, अगले दिन तक। और पाकिस्तान की टुकड़ी से वो लड़ते रहे, 120 जवान। उनकी याद में वो रेस होती है, तो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि डिफेंस से मुझे हमेशा मोटिवेशन मिला है। जो अपनी अपनी जो इंडियन फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स जितनी भी हैं, ये इनसे मुझे एक बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, यही मेरी लाइफ का इंस्पायरेशन है। हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके जो डिसिप्लिन हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, वो रेस करना मेरे लिए बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंट रहा। दिन में इतनी गर्मी होती है वहाँ पर, जब आप जैसलमेर में रेस करते हो, रात में इतनी ठंड होती है कि माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। जी। वो रेस रही। उसके अलावा एक 50 किलोमीटर की रेस थी, वो भी मैंने 4 घंटे 6 मिनट में करी है। उसका नाम रेडस्टोन अल्ट्रा है। उसका मैं कोर्स रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैंने 2025 में ही जनवरी में की थी वो, और 4 घंटे 6 मिनट में मैंने उसको किया। वो इसलिए मुझे याद है कि जो सेकंड नंबर पर जो पर्सन आया था, वो मेरे से पूरी रेस में 150-200 मीटर ही पीछे था, पूरी रेस में। ओके। पूरे 50 किलोमीटर में वो मैं जब भी मुड़ के देखता तो वो मैं उसको देख सकता था। तो ऐसे जो एडवेंचरस जो चीज़ें हुई हैं वो बड़ी इंस्पायरिंग लगती हैं। दूसरा, स्पार्टाथलन जब मैंने फिनिश किया, लास्ट के 1 किलोमीटर में जब मैं अपने देश का फ्लैग लेके और जब मैं दौड़ रहा था, और लोग मेरे देश का नाम देख के और इंडिया इंडिया करके और मुझे चीयर अप कर रहे थे, वो चीज़ मेरे लिए बहुत यादगार थी। ओके। मैं वो सो फीलिंग आपको ऑडियंस भी बता वहाँ नहीं पे होती है। सकता। वहाँ पर ऑडियंस होती है। 2-2.5 किलोमीटर जब आपकी फिनिश लाइन जब आने वाली होती है, तब से ऑडियंस दोनों तरफ होती है। वहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, होटल्स हैं, तो वहाँ पर अपना चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं, वो लोग बैठे रहते हैं। इवेंट के लिए ही सबको चीयर अप करते रहते हैं, जिस भी कंट्री के लोग आते हैं। तो जैसे ही आप आते हो तो आपकी टी शर्ट पर अगर आपकी कंट्री का नाम है तो वो रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि कहाँ से हैं। हमारे देश की एक अलग ही रिस्पेक्ट है वहाँ पर। सो इसके इसके माध्यम से मैं अपने देश की सरकार को, अ, मैं क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को, अ, हमारी सरकार को, और मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पैशन को अचीव करने के लिए मुझे हर संभव सपोर्ट दिया है, और मुझे दूसरे देश की धरती पे तिरंगा लहराने का अवसर दिया। तो अ, मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से उनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा। इंडिया में स्पेशली क्रिकेट को लेकर काफ़ी फैसिनेट करते हैं लोग, और मतलब जब क्रिकेट आ रहा होता है तो एक सेलिब्रेशन या कह सकते हैं फेस्टिवल जैसा लगता है। अब आप रनिंग के एथलीट्स को, या जो रनिंग में अपना करियर या फिर डे टू डे लाइफ में, चाहे वो स्टूडेंट भी क्यों ना हो, क्योंकि रनिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप जिमिंग भी कर रहे हैं तो आपको ट्रेनर भी बोलेंगे कि आपको 5 और 10 मिनट मिनिमम रनिंग करनी ही करनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिंपल सा कहना चाहता हूँ कि कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज, कोई भी स्पोर्ट, चाहे वो क्रिकेट हो, रनिंग हो, या कोई दूसरा गेम हो, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी को एक्टिव करते हैं, और जब हमारी बॉडी एक्टिव होती है तो हमारी बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो हमें एक्टिव एनर्जी दे रहे होते हैं। सो
हमारा माइंड भी उसी एक्टिव एनर्जी से, जो हमारे ब्लड का फ्लो होता है, जो इंटरनल हमारा फ्लो चल रहा होता है, जो एक मूवमेंट होता है, तो उससे जो एनर्जी मिलती है, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी एक्टिव होती है, हमारा माइंड एक्टिव होता है, और उससे हमें अपना डिसीज़न, कोई भी डिसीज़न, चाहे वो किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, किसी भी करियर से रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड हो या जॉब से रिलेटेड हो, वो हमें क्लैरिटी देता है। सो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जितने भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि आप डेली बेसिस पर रनिंग ही नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स लीजिए, कोई भी स्पोर्ट्स कीजिए, बट अपने अपने बॉडी को एक्टिव कीजिए, क्योंकि उससे जो आपको माइंडसेट मिलने वाला है, क्योंकि कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए हम टफ सिचुएशन भी सरवाइव करते हैं, और लाइफ भी एक ऐसी ही जर्नी है। बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, जब आपके फैमिलीज़ इश्यूज़ हो रहे हैं, जब आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ हो रहे हैं, जब आपके जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस हैं, या फिर आप अ, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट आपके हिसाब से नहीं आया, आपका रिज़ल्ट डिले हो रहा है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के आपको जो एनर्जी मिलेगी, वो आपको क्लैरिटी देगी कि आप ज़िंदगी में चाहते क्या हो और क्या आपको हासिल करना है। जब आप ग्रीस में 246 किलोमीटर की स्पार्टाथलन कंप्लीट करके जब ज़मीन पर बैठ गए होंगे और सभी लोग आपको लाइव देख रहे हैं, तो आपके माइंड में फर्स्ट जो ख्याल है जब आपने फिनिश कर लिया पूरा, जो आपकी अल्ट्रा रन थी, क्या ख्याल था? उस टाइम पर मैंने आईवियर पहन रखा था, हम्म, तो मैं इमोशनल था बहुत ज़्यादा, और मुझे आंसू भी आ रहे थे। बट वो इमोशनल इसलिए था कि 246 किलोमीटर की जर्नी मैंने कॉन्कर की, और मैं अपने देश का झंडा लेकर दौड़ रहा था। तो वो फिनिश लाइन पे जब मैं पहुंचा, सारे लोग इंडिया इंडिया करके मुझे चीयर अप कर रहे थे, तो वो मेरे लिए एक ज़बरदस्त मोमेंट था, क्योंकि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था, और वो फीलिंग अपने आप में अद्भुत थी, क्योंकि वो दौड़ मैंने अपने लिए नहीं दौड़ी, वो मैंने अपनी कंट्री के लिए दौड़ी। और अपनी कंट्री में एक ख़ास बात है, ख़ास बात ये है कि हमारा जो माइंडसेट है कुछ कर गुज़रने का, वो हमें सबसे आगे लेके जाता है। जी। चाहे कोई भी सिचुएशन आए, चाहे वेदर कैसा हो, जो इंटरनल जो हमारी मसल्स टिश्यूज़ ब्रेक हो जाते हैं, इंजरीज़ हो जाती हैं, प्लानिंग में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन आए, बट हम इवेंचुअल पिक्चर देते हैं कि ये जंग हमें जीतनी है। और ठीक उसी तरीके से जब मैंने वो जंग जीती, तो वो जो फीलिंग थी वो अद्भुत थी, और वो बहुत ही ऐसा मोमेंट था कि मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था, और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना देश उस समय याद था, कोई इंडिविजुअल मुझे याद नहीं था। ओके, नाइस। यस। अल्ट्रा रन्स जो होते हैं वो कहा जाता है कि ये पागलों का गेम है या स्पोर्ट्स है। तो आपने अपने फैमिली को कैसे कन्विंस किया? क्योंकि आप एक फैमिली मैन भी हैं, आपके सन भी है, आपकी वाइफ भी हैं, एंड देन पेरेंट्स वगैरह भी होंगे। तो काफ़ी एक होता ना कि आप जब फैमिली मैन बन जाते हो, जब आपके पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो इतनी बड़ी रन जो आप करने जा रहे हो, कई बार जो हेल्थ इश्यूज़ है वो भी बहुत बड़े हो जाते हैं। तो कैसे कन्विंस किया और क्या मोमेंट रहा? जब आपने रन कंप्लीट कर ली, तो उन लोगों का क्या रिएक्शन था? और सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली को थैंक्स बोलना चाहूँगा इसके माध्यम से, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। चाहे मुझे सक्सेस मिली है या फेलियर मिला है, क्योंकि हर बार सक्सेस नहीं मिलती, हम कई बार फेल भी हो जाते हैं। बहुत सारी रेसेस होती है, बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी हमारे गोल्स होते हैं जो हम अचीव नहीं कर पाते हैं। बट सबसे ज़रूरी ये है कि फैमिली उसी को बोलते हैं कि जो हमेशा आपका साथ दे। जी। तो मेरी फैमिली ने, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे हमेशा साथ दिया है। मेरी वाइफ़, मेरा बेटा, मदर, ब्रदर, मेरे फादर तो नहीं हैं क्योंकि फादर एक्सपायर हो गए हैं। मेरे फादर इन लॉ, वो भी अपने टाइम में एक अच्छे फेमस रेसलर रहे हैं झज्जर में, अच्छा। और वो भी आर्मी में ही थे।
वो हमेशा, इवन मेरे फादर इन लॉ मुझे एक चीज़ बोलते हैं हमेशा, मैं पापा ही बोलता हूँ उनको। वो हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि जब हम एक ट्रेनिंग मिस करते हैं तो हम 100 दिन पीछे चले जाते हैं। सो ऐसी लर्निंग मुझे फैमिली से हमेशा मिलती रही है। मेरी फैमिली में ऐसे ही लोग हैं जो मुझे स्पोर्ट्स के लिए, रनिंग के लिए, एंड्योरेंस के लिए मोटिवेट करते हैं। वो मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं करते कि तुम्हारा क्या होगा, तुम इतना लंबा दौड़ रहे हो, कहीं तुम्हें हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। लकीली मुझे फैमिली से हमेशा मोटिवेशन मिला है। ये मोटिवेशन मिला है कि यस यू कैन डू इट। मैंने बताया मेरी वाइफ, बेटा, पापा, वो हमेशा यही कहते हैं कि तू कर लेगा। सो जब हमारे जो क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स जो हमें हमेशा हमें क्वेश्चनिंग ना करके, भले ही उनके मन में कहीं ये डाउट हो कि 246 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस है, पता नहीं क्या होगा, बट वो हमेशा मोटिवेट करते कि डेफिनेटली तू करेगा। सो दिस इज़ हाउ माई फैमिली सपोर्ट मी। ओके। तो आई एम वेरी लकी कि मुझे इतने अच्छे लोग अपने आसपास मिले हैं। और इवन मेरी जो रनिंग कम्युनिटी है, जिन लोगों के साथ में मैं डेली बेसिस पे दौड़ता हूँ, वो लोग हमेशा मुझे बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं। हमारे बीच में कंपटीशन ये नहीं है कि ये क्यों करे अच्छा, बल्कि ये है कि अगला चैलेंज इसके लिए क्या होगा, और वो उसके लिए मुझे मदद करते हैं। जी। इवन मेरी जो बहुत ही क्लोज़ बडीज़ हैं, उन्होंने रनिंग से पहले, बल्कि इस जर्नी से पहले मुझे ये वॉच गिफ्ट किया। एंड ये ताकि आप टाइमर और वो सब उन्होंने चीज़ें यूएस से मंगाया स्पेशली। ओके। और इसको देने वाले 12-13 लोग थे, हाँ। 13 जो साथ में मेरे रनिंग करते हैं। सो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली कि जब भी आप कमज़ोर फील करो ड्यूरिंग द रन उस कोर्स पे, तो आप ये देखना कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ दौड़ रहे हैं, आप अकेले नहीं दौड़ रहे हो। मेरे बेटे ने मुझे ये फ्रेंडशिप बैंड दिया। वाओ, ग्रेट। ये उन्होंने मुझे बोला, मेरे बेटे ने, कि जब आप रन करोगे, जब आपको लगे कि आप डाउन फील कर रहे हो, तो आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं आपके साथ दौड़ रहा हूँ। एंड ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरे लिए विशेस किया, प्रेयर किया, भगवान से दुआएं मांगी। बहुत लोग हैं जो मेरे लिए स्पेशल टेम्पल्स में गए, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। मेरे साथ में ऐसे कलीग हैं जो मस्जिद में भी गए, जिन्होंने दुआएं मांगी मेरे लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं घिरा हुआ हूँ जो मेरे लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव इन माय लाइफ, जो मुझे डेली बेसिस पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। राइट। आपका जो ट्रेनिंग रूटीन होता था सुबह से लेकर रात तक, वो कैसे होता था? व्यूअर्स कॉपी कर सकते हैं, बट मैं ये गारंटी लेता हूँ वो इसको सुनकर ही थक जाएंगे। देखिए, मेरा जो ट्रेनिंग रूटीन है वो बहुत ही इस इवेंट से पहले 8-9 महीने बहुत ही टफ़ था। मैंने लगभग 4000 किलोमीटर इस रन के लिए मैंने प्रैक्टिस किया। सो वीकली मैं 160 किलोमीटर, 180 किलोमीटर तक अपनी माइलेज लेकर गया हूँ। ओह। और मैं 4 से 5 रन वीक में करता था। सैटरडे संडे में बैक टू बैक रन करता था, जिसमें वीकेंड पे मैंने 120 किलोमीटर, 140 किलोमीटर ऐसे भी रन किए हैं। सुबह रनिंग के लिए निकल जाता हूँ 3 बजे, 4 बजे, 1 बजे, 2 बजे। ओके। और कोई भी मैंने शहर का ऐसा रोड नहीं छोड़ा जहाँ पे मैंने रनिंग नहीं करी हो। गुड़गांव इन्होंने पूरा रन कर रखा है, सारे रोड्स इनको पता है ना? गुड़गांव के सारे रोड। सो गुड़गांव इतना महंगा क्यों है? ये मुझे भी समझ नहीं आया क्यों इतना महंगा है। हाँ। बट गुड़गांव के हर रोड पे हमने रनिंग की हुई है। रात को 1 बजे उठकर जाना, 2 बजे उठकर जाना, और रन फिनिश करके 4 घंटे 5 घंटे का रन फिनिश करके फिर ड्यूटी पर भी आना। मेरी दिल्ली में मैं पोस्टिंग हूँ। जी, आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं। हाँ। सो दिल्ली आना और अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़बरदस्त वो रहा। और जून में, जुलाई में तो पीक माइलेज हुआ। जून में तो एक वीक मैंने ऐसा लिया था जिसमें डेली बेसिस पे 43 किलोमीटर रन किया और ऑफिस भी आया। सो मैंने उस वीक में लगभग 300 किलोमीटर रन किया था। डेली अगर आपको 43 किलोमीटर रन करना है तो 2 बजे आपको उठना पड़ेगा,
रनिंग के लिए, जहाँ हम 3 लोग थे, जो 2 लोग और मेरे साथ दौड़ रहे थे। तो 3 बजे रनिंग स्टार्ट करते थे, 7 बजे, साढ़े 7 बजे रनिंग ख़त्म करके घर भागता था, नहा के बैग लेके, और ऑफ़िस आता था, पूरा दिन काम करता था, फिर जाता था। रात को फिर 2 बजे उठ के फिर अगले दिन रनिंग। सो पूरे वीक मैंने 43 किलोमीटर डेली बेसिस पर किया। और बीच में कुछ मैंने इवेंट भी किए, 120 किलोमीटर गोवा में किया मैंने। वहाँ पर भी मैं सेकंड पोडियम पे फिनिश किया मैंने, चंडीगढ़ भी किया। तो ऑलमोस्ट मेरा जो पूरा जो अपना डेली शेड्यूल है, वो मेरा ऑफ़िस में और अपनी रनिंग में और फैमिली लाइफ में ही बिज़ी रहता है। जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो भी एक मैराथन या स्पार्टाथलन से कम नहीं है, क्योंकि ये जर्नी है कई बार बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ईयर्स एंड ईयर्स कब निकल जाते हैं एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स को पता नहीं चलते हैं, और वो अपनी जो यंग एज है, जो प्रोडक्टिव एज है, वो कहीं ना कहीं इस प्रिपरेशन में दे देते हैं। सो वो आपकी जर्नी रनिंग हो, मेनली हम रनिंग को काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है फिजिकली फिटनेस के लिए, या कोई स्पोर्ट्स भी हो सकता है, बट अगर स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, तो रनिंग और जॉगिंग तो कर ही सकते हैं। Yeah. और जॉगिंग है वो किस तरीके से हेल्प करेगा टुवार्ड्स उनके गोल को अचीव करने में, या जो माइंड है उसको कह सकते हैं एक्टिव रखने में। जैसे आपने बताया कि आप रनिंग करते हैं और ऑफिस में जाते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रनिंग जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ही नेचुरल स्पोर्ट्स है, और अ, बहुत ही इकोनॉमिकल है। इसमें मैं प्रोफेशनल रनिंग की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि डेफ़िनेटली उसमें गियर्स और ये जब आपको सपोर्ट चाहिए होता है, उसमें कहीं न कहीं आपको कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। बट स्टूडेंट्स के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि 15 से 20 किलोमीटर तक की रनिंग के लिए कोई भी एक्सपेंसिव गियर नहीं चाहिए होता है। एंड डेली बेसिस पे 5 से 10 किलोमीटर की रन वॉक करके भी आप अपने आप को एक्टिव रख सकते हो, जो आपके माइंडसेट को, जो आपके फोकस को आपसे दूर नहीं होने देगा। दूसरा, जो एस्पायरेंट्स हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि 2-3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर उनको प्रोसेस ओरिएंटेड, एक प्रोसेस है हर चीज़ का। आपको कोई भी चीज़ एकदम से नहीं मिलती है। जैसे मुझे रनिंग करते हुए, प्रोफेशनल रनिंग करते हुए लगभग 10 साल हो गए हैं, एंड मैंने बताया कि स्टूडेंट लाइफ में भी मैं रनिंग कर रहा था। अ, भले ही वो पनिशमेंट के तौर पे थी, बट मैं रनिंग कर रहा था। बट अभी बाय चॉइस कर रहा हूँ, तो लगभग 8-10 साल मुझे हो गए हैं। सो मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि एक वो प्रोसेस पे बिलीव कीजिए अपना, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिज़ल्ट आ रहा है, रिज़ल्ट कई बार डिले भी हो जाता है, आपके हिसाब से रिज़ल्ट नहीं आता है, तो उस पे बिलीव कीजिए, वो बहुत ही फेयर होता है। जब आप प्रोसेस पे बिलीव करना सीखेंगे, तो आपको सैटिस्फैक्शन भी मिलेगा। दूसरा, फेथ, फेथ बहुत ज़रूरी है। जिस भी भगवान को आप मानते हो, फैमिली मेंबर्स, माता पिता को आप अपना आदर्श मानते हो, या अपने जो भी भाई बहन हैं उनसे कुछ प्रेरणा लेते हो, या किसी खिलाड़ी से, या किसी किसी मॉडल से, किसी इन्फ्लुएंसर से, आप किसी से भी इंस्पायरेशन लेते हो, उस इंस्पायरेशन में फेथ रखिए। उस फेथ को लूज़ मत कीजिए। जब आप फेथ रखेंगे, तो आपको आपको एक कॉन्फिडेंस होगा। मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंट होगा, और वो कॉन्फिडेंस आपको आगे लेके जाता है। दूसरा, बिलीव इन योरसेल्फ। आप हमेशा अपने आप में बिलीव कीजिए। सेल्फ क्वेश्चनिंग ज़रूरी है, बट सेल्फ डाउट ज़रूरी नहीं है। आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या जो मुझे गोल मैंने अपने लिए सेट किया है, क्या मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ? आप अपने आप से ही, आपको उन 3-4 चीज़ों का पता लग जाएगा जहाँ पर आप लैग कर रहे हो। तो आप उनको पॉइंट आउट कीजिए, उनके ऊपर काम कीजिए। मेन चीज़ रहेगी आपको आगे ले जाने की कि अपने आप में बिलीव कीजिए, क्योंकि हर जगह फाइनेंशियल एक जैसे नहीं रह पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी लाइफ में फाइनेंशियल ट्रबल रहते हैं, जिनके पास में उतना सपोर्ट नहीं रहता है। बट जब आप अपने आप में बिलीव करेंगे, तो आप एक रेगुलर प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे,
और लाइफ का जो मेन जो एथिक्स है वो है हर दिन एक नई ज़िंदगी जीने का, और उस ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीने का। और जो पिछले दिन हमने कुछ गलतियां करी, कुछ प्रैक्टिसेस जो हमने नहीं करी, जो हमारे गोल को अचीव करने के लिए, कॉन्कर करने के लिए चाहिए थी, वो हम अगले दिन करें। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीता हूँ, डेली बेसिस पे अपना जो दिन है उसको एक नई ज़िंदगी मानता हूँ, और जो पिछले दिन की जो मेरी सीख है उसको अप्लाई करता हूँ और आगे बढ़ता जाता हूँ। दैट्स अमेजिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी अच्छे से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो कि यूथ्स हैं उनको डेफिनेटली आपकी जो स्ट्रगल है और जो आपने चैलेंजेस फेस करे हैं, आपने अल्ट्रा रन्स को कंप्लीट किया और एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया, जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है, क्योंकि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने कुछ और ड्रीम्स या फिर जो उनकी हॉबीज़ हैं उनको फुलफ़िल कर सकें, क्योंकि आप फैमिली मैन भी हैं। सो डेफ़िनेटली आपकी जो जर्नी है काफ़ी इंस्पायरिंग है, और विश यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, कि आप ऐसे ही अचीवमेंट्स करते रहें और नेशंस को प्राउड फील कराएं। और आपके पास इतना बड़ा मेडल भी है, वो हाँ, मैं भी आपको दिखा सकते दिखाना हैं। चाहूँगा ये, जी आप जी। भी देखिए। काफ़ी बड़ा है, और ये ग्रीस ग्रीस से आया है सर के पास। सो जब आप फॉरेन की धरती में जाकर कुछ इस तरीके के मेडल्स लेके आते हैं तो डेफिनेटली वो प्राउड मोमेंट होता है। ये आप देख सकते हैं कितने बढ़िया मोमेंटोज हैं और मेडल है, आप देख पा रहे होंगे। सो ये अमेजिंग है सर, आपकी अमानत है, ये थैंक यू संभाल के देवेंद्रा, रखिए, थैंक यू सो है ना। मच। ओके, सो गाइस आई होप आपने जो पॉडकास्ट है इंजॉय किया होगा। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच, जय हिंद। हाँ।